हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट। न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी विश्राम से हार जाए, कि हार भी विश्राम से हार जाए। दोस्तों, आज की क्लास में हम वर्त यानी ज्यामिति से संबंधित अध्ययन करेंगे, तो आपको इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है। आपको इस क्लास को पूरी देखना है। इस पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको वर्त से संबंधित जितनी भी परिभाषा होगी वो सारी परिभाषाएं समझाऊंगा। तो इस क्लास को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हम इस चैप्टर से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं हम कंप्लीट करेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है वर्त। तो वर्त क्या होता है? वर्त क्या होता है? देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। एक गोल आकृति होती है इस प्रकार की, ये गोल आकृति है, इसमें कोई वर्त कहते हैं। यहां से एक फिक्स पॉइंट होता है, निश्चित बिंदु होता है। एक हमारे पास क्या होता है? निश्चित बिंदु होता है। इस स्थित लोकेशन से हमारे पास समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, बिंदुओं का पथ है, वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। तो वर्त की परिभाषा लिखेंगे, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। सॉरी, यानी एक स्थिर बिंदु है, निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं का समूह है। हम बोल सकते हैं बिंदुओं का समूह या बिंदुओं का पथ है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है केंद्र। जो वर्त के बीचों बीच स्थित होता है, जो सर्किल है, उस सर्किल का सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम केंद्र बोलते हैं। यानी इस केंद्र की परिभाषा लिखेंगे, स्थिर बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। यानी मैंने इसका नाम दिया O, तो मैं लिखूंगा O, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वर्त का क्या है? केंद्र है। यानी ये हमारे पास क्या है? बिंदु O है, वर्त का केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट परिभाषा आती है हमारे पास त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? स्थिर बिंदु से, जो हमारे पास एक फिक्स बिंदु है, इस बिंदु से परिधि तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। स्थिर बिंदु से परिधि तक की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त की त्रिज्या कहलाती है। मैं लिख सकता हूं OA वर्त की त्रिज्या है। OA वृत्त की त्रिज्या है। वर्त की त्रिज्या कौन सी है? O है। जो O है हमारे पास है, O से लेके A बिंदु तक की दूरी है, यहाँ पर ये परिधि है, इस बिंदु तक की दूरी को ही हम वर्त की त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती हैं। अनंत त्रिज्याएं होती है, यानी बहुत सारी त्रिज्याएं होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, अनंत त्रिज्याएं होती है। नेक्स्ट, व्यास। व्यास क्या होता है? देखिए, पहले हम देखते हैं एक डायग्राम बनाते, वापस सर्किल। इस सर्किल के अंदर ये हमारे पास केंद्र बिंदु होता है, जिसको मैंने नाम दे दिया केंद्र। क्या नाम दिया? केंद्र। अभी हमने देखा था यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी O से लेके वर्त के किसी बिंदु तक स्थित दूरी, ये O बिंदु है, ये A बिंदु, इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या। R रेडियस। अब एक ऐसा रेखाखंड
जो परिधि के दो बिंदुओं स्थित है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो ओ बिंदु से गुजरता है या केंद्र से गुजरता है। क्या लिखेंगे हम? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो मूल बिंदु से केंद्र बिंदु या मूल बिंदु से केंद्र से गुजरता है, वर्त का व्यास कहलाता है। या लिख सकते हैं, अथवा वर्त की परिधि पर स्थित परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो सबसे अधिक लंबाई का हो, क्या कहलाता है? वर्त का व्यास। देखो यहां पर मैंने नाम दिया सी और डी, तो मैं लिखूंगा सी डी वर्त का व्यास है। अगला पॉइंट, एक वर्त में अनंत व्यास हो सकते हैं। अनंत व्यास होते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। बहुत सारे व्यास होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, जीवा क्या होती है? देखिए, जीवा हमारे पास वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वो चाहे कहीं से भी गुजरो, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वर्त की जीवा। यानी वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा होती है। आपको पूछ ले वर्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो हम बोलेंगे वर्त का व्यास, क्योंकि यही है जो सबसे अधिकतम दूरी पर है। बाकी सभी दूरियां क्या है? कम है। यानी वर्त का व्यास ही सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। मैंने यहाँ नाम लिखा ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी जो है वर्त की जीवा है। ए बी रेखाखंड वर्त की जीवा है। एक वर्त में अनंत जीवाएं होती हैं। अनंत जीवाएं होती हैं, यानी बहुत सारी जीवा होती है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। वर्त की परिधि, देखिए वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि यानी हम बोल सकते हैं कि वक्र रेखा यानी वक्राकार रेखा कैसी होनी चाहिए? वक्राकार रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो, केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो। इस पथ को ही वर्त की परिधि कहते हैं। वर्त की परिधि कहते हैं।
यानी वह वक्राकार रेखा जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है, इस बिंदु पथ को ही, यानी यहां से लेके यहां तक के भाग को ही, इस बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। अगला बिंदु हमारे पास चाप। परिधि का कोई भी भाग, कोई भी एक भाग वर्त की चाप कहलाती है। देखिए, वर्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु है, यानी ये वाला भाग जो वक्राकार भाग है, ये वर्त का क्या कहलाता है, चाप। तो मैं लिखूंगा ए बी वर्त का क्या है, चाप। और चाप को हम इस प्रकार लिखा जाता है, ए बी वर्त का चाप है। क्या है, वर्त का चाप। क्या कहलाता है, ए बी वर्त का चाप है। और ये ए बी कौन सा है, लघु चाप हो जाएगा। और ये वाला पूरा इधर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। यानी इधर छोटा भाग है लघु और बड़ा भाग है तो दीर्घ चाप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्धवर्त। अर्धवर्त क्या होता है, देखिए वर्त का आधा भाग, जैसे ये पूरा वर्त है, इस पूरे वर्त को दो बराबर भागों में काटता है। अर्धवर्त क्या होगा, इस वर्त है, इस वर्त को दो बराबर भागों में काट दिया तो वो क्या बनेगा, अर्धवर्त। यानी ये वाला क्या कहलाएगा, अर्धवर्त कहलाएगा। वर्त का व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्धवर्त। यानी वह चाप जो वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, वह अर्धवर्त कहलाता है। यानी व्यास हमेशा वर्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट देखिए स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्या है, स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है, वर्त के किसी बिंदु को, वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को टच स्पर्श करके जाने वाले रेखाखंड वर्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये वर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। यानी हम क्या कहेंगे, वर्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु को, किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाने वाला रेखाखंड वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए वर्त की स्पर्श रेखा यानी परिधि पर स्थित किसी बिंदु को टच करने वाली लाइन, यानी उसको छूकर जाने वाली लाइन, स्पर्श करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, वर्त की स्पर्श रेखा। देखिए किसी एक बिंदु पर वर्त के परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, इस बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। यानी प्रत्येक बिंदु से ओनली एक एक स्पर्श रेखा ही खींच सकता हूं। और वर्त के, एक वर्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, अनंत स्पर्श रेखा होती है। एक वर्त में अनंत स्पर्श रेखाएं, मैं किधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, ऐसे खींच सकता हूं, मैं ऐसे खींच सकता हूं। यानी वर्त पर जितने परिधि पर बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं होगी। अगला पॉइंट,
किसी बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कोई भी एक बाहर का बिंदु है, उस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। जैसे एक बिंदु है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची, यानी किसी बाह्य बिंदु से ओनली फॉर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा या छेदिका भी बोल सकते हैं, छेदन रेखा भी बोल सकते हैं। क्या होता है? वर्त की परिधि को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वर्त की छेदक रेखा कहलाती है। यानी ये वर्त है, इस वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदिका कहलाती है। यानी वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वर्त की छेदिका या छेदक रेखा कहलाती है। वर्त की छेदक रेखा कौन सी होती है? जो वर्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके गुजरने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? छेदिका कहलाती है। इस वर्त को इस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट आता हमारे पास त्रिज्या खंड। त्रिज्या का खंड यानी त्रिज्या का भाग। देखो मैं एक वर्त बनाता हूं, इस वर्त के अंदर दो त्रिज्याएं व एक चाप से घिरी आकृति, एक घिरी आकृति, इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या खंड। यानी त्रिज्या खंड दो त्रिज्याएं व एक चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड दो होते हैं, एक तो ये वाला त्रिज्या खंड हो गया जो दो त्रिज्याएं एक चाप से घिरी आकृति, यानी ये वाला क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। क्यों बोला लघु त्रिज्या खंड? क्योंकि ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है जो बिना शेड वाला, ये पूरा भाग, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड कितना होते हैं? दो होते हैं, एक तो लघु त्रिज्या खंड, एक दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड जो छोटा चाप होता है वो लघु हो जाएगा, और जो दीर्घ चाप से घिरी आकृति है वो क्या कहलाएगी? दीर्घ त्रिज्या खंड। नेक्स्ट आता वर्तखंड। वर्तखंड यानी वर्त का भाग। खंड का अर्थ है क्या? भाग। वर्त का भाग। देखिए मैंने एक जीवा बनाया और इस जीवा और चाप द्वारा घिरी आकृति क्या कहलाती है? वर्तखंड कहलाती है। एक जीवा व एक चाप से घिरा क्षेत्र वर्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। आपको पूछ लिया वर्तखंड किससे बनता है? एक जीवा व एक चाप से। देखिए ये एक जीवा और एक चाप से घिरा वर्तखंड क्या कहलाता है? वर्तखंड कहलाता है। इस क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्या खंड ये वाला, और इस भाग को ही हम क्या बोलते हैं? वर्तखंड बोलते हैं। और कैसा वर्तखंड है? लघु वर्तखंड है, यानी छोटा वर्तखंड है। और ये बाकी बचा भाग दीर्घ वर्तखंड कहलाएगा। एक बार वापस डायग्राम बना देता हूं। ये वाला भाग तो लघु वर्तखंड होगा। कौन सा हो जाएगा? लघु वर्तखंड, यानी वर्त का भाग है, खंड का अर्थ। और ये हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ वर्तखंड, यानी बड़ा भाग। कौन सा हो जाएगा? बड़ा भाग, जिसको हम बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे पास क्या होंगे, बहुत काम आए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता हूं उनसे। तो देखिए सबसे पहले वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेंगे उस जीवा को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त के अंदर एक जीवा बनाई, इस जीवा पर यदि केंद्र से कोई भी एक लंब डालेंगे तो इस सामने वाली रेखा को हमेशा समद्विभाजित करेगा। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ ओ बिंदु नाम दे दिया या ए बिंदु नाम दे दिया, बी और सी। तो मैं लिखूंगा ए बी बराबर ए सी, दोनों क्या है, बराबर है। ए बी बराबर ए सी क्यों है, क्योंकि ओ ए है जो किसके ऊपर लंब है, बी सी के ऊपर क्या है, लंब है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये रेखाखंड इसके क्या होगी, बराबर होगी। और यदि आपको बोले इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन त्रिज्या बना देता हूँ। तो मैं बोलूंगा ओ सी का स्क्वायर बराबर, ये त्रिज्या ही है, इस त्रिज्या का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो हम बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें उसकी जीवा की लंबाई देर का होता है और उसकी किसकी, वृत्त पर डाले गए लंब की लंबाई देर का होगा, तब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये लंब हमेशा इस वृत्त के व्यास जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है। यदि इसी थ्योरम का उल्टा बोले कि यदि किसी जीवा को मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है, यदि इसी का उल्टा पूछ ले, उल्टा कैसे, यदि वृत्त के केंद्र से, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी इसका उल्टा बोल दिया, इसमें बोल रहा है वो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीन असरेखीय बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यानी 3 असरेखीय बिंदु से होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इन तीनों बिंदुओं को टच करते, असरेखीय बिंदु है उनको टच करते हुए केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वृत्त के अंदर जितने भी व्यास होते हैं वो सभी व्यास, एक वृत्त की बात होती है उसमें सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। अगला पॉइंट, वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, समान दूरी पर स्थित होती है। देखिए मैंने क्या बोला, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर दो जीवाओं की लंबाइयां समान है। मैं बोलता हूं इन दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है, समान है। ए बी और सी डी जीवा की लंबाई क्या है, बराबर। मैंने लिख दिया ए बी बराबर सी डी, यानी इन दोनों जीवाओं की लंबाइयां समान है तो इस केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित होगी।
यानी ओ एम बराबर ओ एन। ओ एम किसके बराबर होगा? ओ एन के बराबर होगा। ये दोनों दूरियां केंद्र से समान दूरी पर ही स्थित होगी, क्योंकि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या है? समान है। और इसका अपोजिट बोले, इसका विलोम, विलोम क्या होता है? यदि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। विलोम क्या होता है इसका? केंद्र से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई, जीवाओं की लंबाई समान होती है। जीवाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, यानी इक्वल होती है, बराबर होती है, यदि केंद्र से बराबर दूरी पर है तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वर्त की, अगला पॉइंट क्या है? वर्त की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है। देखिए कैसे, एक वर्त लिया मैंने, इस वर्त के अंदर दो जीवाएं ली जिसकी लंबाई बराबर है, और ये केंद्र बिंदु है, तो वर्त की जीवाएं केंद्र पर हमेशा ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओ ए बी सी डी, तो मैं लिखूंगा ए ओ डी कोण, ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जीवा की लंबाई क्या है? बराबर। जीवा ए डी व बी सी की लंबाई क्या है? बराबर। बी सी की लंबाई बराबर है, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका विलोम करें, इसका ही विलोम यानी उल्टा पूछ ले आपको, यदि दो जीवाएं, यदि दो जीवाएं, यदि एक वर्त की दो जीवाएं, यदि एक वर्त की दो जीवाएं वर्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है, तो उन जीवाओं की लंबाई, उन जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी यदि केंद्र पर बराबर कोण बनाती है तो जीवा की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी, बराबर होती है। यानी यदि केंद्र पे कोण बराबर बनाती है तो भी जीवा की लंबाई बराबर होगी। यदि जीवाओं की लंबाई बराबर है तो केंद्र पर कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी जीवा से, किसी भी जीवा से एक ही वर्तखंड में, एक ही वर्तखंड में परिधि पर बनने वाले कोण सॉरी परिधि पर बनने वाले कोण, बनने वाले कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोई भी एक वर्त है, इसके अंदर एक जीवा से वर्त की परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी मैंने यहाँ पर देखो परिधि पर बहुत सारे कोण बनाए, एक ही तरफ, जीवा के एक ही तरफ, यानी एक ही वर्तखंड में, एक ही वर्तखंड में। जैसे इस वर्तखंड में तीनों कोण बन रहे हैं ए बी सी, तो मैं लिखूंगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि जीवा के एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक ही वर्तखंड में। यदि इस तरफ दो तीन कोण बनेंगे इस प्रकार, यदि इस तरह से दो तीन कोण बनेंगे सी, कोण डी और कोण ई, तो मैं लिखूंगा कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो लघु वर्तखंड में है, और ये कौन सा हो जाएंगे? दीर्घ वर्तखंड के कोण हैं। और दीर्घ वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे जीवा से परिधि पर, देखो मैंने लिखा परिधि पर बनने वाले कोण, ऐसा नहीं बीच में कोण बन गए, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा। परिधि पर बनने वाले कोण सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्त के व्यास से, वर्त के
व्यास से परिधि पर बनने वाले सभी कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं। सॉरी, 90 डिग्री या समकोण होते हैं। कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, या बोल सकते हैं सभी कोण क्या होते हैं? समकोण 90 डिग्री होते हैं। जैसे मैंने एक वर्त बनाया, ये वर्त का व्यास है, ये इसका केंद्र बिंदु O है, ये AB रेखा है। तो इससे परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे? सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। वर्त के व्यास से परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जितना भी हमने इस सेशन में किया है वो सबको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जितने भी थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में वर्ड से संबंधित प्रमेय करेंगे, क्योंकि अभी इसी क्लास में करेंगे तो ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप सभी के अनुसार ही मैं छोटी क्लास ले रहा हूँ और उसके अंदर सारे फॉर्मूले आ जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।